If you think you are bad, I'm your dad. मैंने जंगें तुम्हारी पैदाइश से पहले की लड़ना शुरू की हुई है। मेरा फेंका हुआ हैंड ग्रेनेड उस ट्रक पर गिरा था जिस पर मशीन गन्नें फिट थी। मेरे बम ने न सिर्फ उनकी मशीन गन्नें खामोश करा दी बल्कि उस ट्रक में मौजूद फौजियों के भी चीथड़े उड़ा दिए। मैंने अपनी राइफल उठाई और पहाड़ पर ऊपर की तरफ दौड़ता चला गया और फिर एक और जोरदार धमाका हुआ और फिर यूं लगा जैसे उस जगह पर कयामत टूट पड़ी हो। पेदर पे धमाके होने लगे, धरती कांप उठी। मैं लड़खड़ा कर गिरा लेकिन दूसरे ही लम्हे संभल कर चट्टानों की तरफ भाग खड़ा हुआ। गोला बारूद से लदे हुए चारों ट्रक धमाके से फट पड़े थे। ट्रकों पर लदे हुए गोला बारूद आतिशबाजी की तरह फटकर चारों तरफ फैल रहे थे। रॉकेट चल रहे थे, आग के शोले चारों तरफ उतरते हुए नजर आ रहे थे। मैं एक चट्टान नुमा पत्थर की आड़ में रुककर नीचे देखने लगा। बहुत दूर कई रोशनियां मुतहर्रक नजर आईं। गोला बारूद से लदे हुए ट्रक इस तरफ से आए थे। शमरोज कहाँ हो तुम? चंद कदम के फासले पर कमांडर रशीद की चीखती हुई आवाज सुनाई दी। मैं यहाँ हूँ कमांडर, मैंने भी चीख कर जवाब दिया। चंद सेकंड्स बाद ही कमांडर रशीद दौड़ता हुआ मेरे करीब पहुंच गया। भागो शमरोज, वो चीखा। उस तरफ पेदर पे धमाके बदस्तूर हो रहे थे। आसमान पर भी शोले फैलते जा रहे थे। पहाड़ियां लर्ज रही थीं। मेरे ऊपर कुछ ऐसी दहशत सी तारी हुई थी कि मुझसे दौड़ा भी नहीं जा रहा था। और फिर कमांडर रशीद ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मैं अपने आप को संभालता हुआ उसके साथ दौड़ता रहा। भारतीय फौजियों का एक और कानवाय श्रीनगर की तरफ से आ रहा है, कमांडर रशीद दौड़ते हुए कह रहा था। इस कानवाय में गोला बारूद का कोई ट्रक नहीं होगा, सिर्फ फौजी होंगे। रात को तो वो कुछ नहीं कर सकेंगे मगर सुबह की रोशनी होते ही चारों तरफ फैल जाएंगे। इस वक्त तक हमें यहाँ से बहुत दूर निकल जाना होगा। और हमारे दूसरे साथी कमांडर, मैंने हाँफते हुए कहा, वो लोग निकल जाएंगे, तुम उनकी फिक्र मत करो, कमांडर रशीद ने कहा। धमाके बदस्तूर हो रहे थे। 4 ट्रकों में भरा हुआ गोला बारूद फट रहा था। आसमान पर फुलझड़ियां सी छूट रही थी और फिर एक फायर की आवाज सुनाई दी जो उन धमाकों से मुख्तलिफ थी। मैंने मुड़कर देखा, एक गोली रोशनी की लकीर सी छोड़ती हुई बुलंदियों की तरफ जा रही थी और फिर वो गोली बहुत ऊपर जाकर फट गई। मेरा ख्याल था कि चिंगारियां सी फूटेंगी और फिर तारीकी छा जाएगी मगर ऐसा नहीं हुआ। वो लाइट फायर था, जर्द रोशनी का एक पेंडोला सा जो आसमान पर तैरने लगा था। रोशनी काफी तेज थी, आसपास की पहाड़ियां रोशन हो गईं और फिर फायरिंग की आवाजें सुनाई देने लगी। बाद में आने वाले भारतीय फौज लाइट फायर की रोशनी में ऑटोमेटिक हथियारों से फायरिंग करते हुए पहाड़ियों पर चढ़ रहे थे मगर कमांडर रशीद का यह ख्याल दुरुस्त साबित हुआ कि भारतीय फौजी रात के वक्त कुछ नहीं कर सकेंगे। फायरिंग एक ही जगह पर महदूद होकर रह गई थी। बुज़दिल भारतीयों ने पहाड़ियों में दाखिल होने की कोशिश नहीं की थी। मैं कमांडर रशीद के साथ दौड़ता रहा। अब उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और मैं उससे चंद गज पीछे रह गया। 1 घंटे तक मुसलसल दौड़ते रहने से मेरा सांस फूल गया और कदम लड़खड़ाने लगे। मैं कमांडर रशीद का साथ देने की पूरी कोशिश कर रहा था लेकिन मुझे एक पत्थर से ठोकर लगी। मैंने संभलने की कोशिश की मगर कामयाब न हो सका और धड़ाम से पत्थरों पर गिरा। मेरे गिरने की आवाज़ सुनकर कमांडर रशीद रुक गया। उसने पहले मुड़कर देखा और तेज तेज कदम उठाता हुआ मेरे करीब आ गया। क्या हुआ शमरोज? वो मुझे उठाने की कोशिश करते हुए बोला। अब मुझसे बिल्कुल नहीं चला जाता कमांडर, मैंने हाँफते हुए जवाब दिया। चंद मिनट, सिर्फ चंद मिनट यहाँ रुक जाओ। यहाँ नहीं, कमांडर रशीद ने जवाब दिया। यहाँ से कुछ आगे एक चश्मा है, हम वहाँ थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगे। मगर मेरी टांगों में तो खड़े रहने की भी ताकत नहीं रही थी, चलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। मेरी हालत देखकर कमांडर रशीद को चंद मिनट वहाँ रुकना पड़ा और वो भी एक पत्थर पर बैठकर गहरे गहरे सांस लेने लगा। मुसलसल भागते रहने से मेरे फेफड़े जैसे फटे जा रहे थे, सीने में दर्द होने लगा था, मुंह से कफ बह रहा था। मैं तकरीबन 5 मिनट तक बेसुध सा पड़ा, गहरे गहरे सांस लेता रहा। मेरी हालत किसी कदर संभली तो मैंने आस्तीन के साथ मुंह से बहने वाला कफ साफ किया और राइफल संभालते हुए उठ खड़ा हुआ। कमांडर रशीद ने भी अपनी जगह छोड़ दी और हम एक बार फिर चलने लगे। वो चश्मा तकरीबन 1 मील के फासले पर था। दूर दूर तक चनार के दरख्त थे। चश्मे के आसपास कुछ फलदार दरख्त भी थे लेकिन रात की तारीकी में उन दरख्तों की शनाख्त मुमकिन नहीं थी। चश्मे के किनारे पर बैठकर मैंने पहले मुंह पर पानी के छींटे मारे और फिर जीभ भर के पानी पिया और एक पत्थर से टेक लगाकर बैठ गया। कमांडर रशीद चश्मे के किनारे पर बैठा मुंह पर पानी के छींटे मार रहा था। रात का आखिरी पहर था, सब्जे की वजह से खनकी बढ़ गई थी। मुझे कुछ ठंड सी लगने लगी। बैठे रहोगे तो सर्दी लगेगी, चलते रहोगे तो खून में कुछ गर्मी पैदा होगी, कमांडर रशीद ने कहा। मैं उसका मतलब समझ गया और उठकर उसके साथ चलने लगा। 2 घंटों तक मुसलसल चलते रहने के बाद हम नशीब में फैली हुई एक वादी में निकल आए। थोड़ी देर के लिए एक जगह पर रुके और फिर चलने लगे। एक बड़ी
खुशगवार सी महक मेरे नथनों से टकरा रही थी। मुझे समझने में देर न लगी कि हमारे आसपास धान के खेत हैं, जिसका मतलब था कि कोई आबादी भी करीब ही है। मगर 1.5 घंटे तक मजीद चलते रहने के बाद भी किसी आबादी के आसार दिखाई नहीं दिए। हम रुके बगैर चलते रहे। सुबह का उजाला फैलने लगा। अब कुछ फासले की चीज़ें दिखाई देने लगी थी। रोशनी नुमायां होती जा रही थी। हमारे चारों तरफ धान के खेत थे और उन खेतों में कहीं कहीं दरख्त भी खड़े दिखाई दे रहे थे। सूरज अभी तुलू नहीं हुआ था। बहुत दूर एक जगह से धुएं की सुरमई लकीर सी उठती देखकर मैं चौंक गया। मैंने कमांडर रशीद को उस तरफ मुतवज्जा किया तो वो मुस्कुराता हुआ बोला, वही हमारी मंजिल है। मैं समझा नहीं। मैंने उलझी हुई नज़रों से कमांडर रशीद की तरफ देखा। उस पहाड़ी के पीछे एक मकान है और वो मकान ही हमारी मंजिल है, कमांडर रशीद ने जवाब दिया। उस मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें मजीद 1 मील का फासला तय करना पड़ा। वो पहाड़ी एक टीले की तरह थी, जैसे कोई बहुत बड़ा प्याला औंधा करके रख दिया गया हो। उसकी दूसरी तरफ ढलान पर लकड़ी का एक मकान बना हुआ था। उससे ज़रा हटकर बहुत बड़ी जगह कांटेदार झाड़ियों की बाड़ से लगी हुई थी, जिसके एक हिस्से में 2 खच्चर और 1 गाय बंधी हुई थी, जबकि दूसरे हिस्से में तादाद भेड़े और चंद बकरियां नजर आ रही थीं। मकान के आसपास अखरोट और खुबानी के चंद दरख्त थे। अखरोट के दरख्त के नीचे गधा भी बंधा हुआ था। मकान 2 हिस्सों पर मुश्तमिल था। एक हिस्सा सिंगल था और दूसरा डबल स्टोरी। सिंगल हिस्से की छत पर एक जगह चिमनी से धुआं खारिज हो रहा था। हम जैसे ही आगे बढ़े, पता नहीं कहां से एक कुत्ता निकलकर खूनखार अंदाज में भौंकता हुआ हमारी तरफ लपका। मैं एकदम घबरा सा गया। वो खासा कदावर कुत्ता था और देखने में भी बड़ा खौफनाक और खूनखार लग रहा था। कमांडर रशीद कुत्ते से बिल्कुल खौफजदा नहीं हुआ। उसने टाइगर कहकर कुत्ते को पिचकारा। कुत्ते ने भौंकना बंद कर दिया और कमांडर रशीद के करीब पहुंचकर उसके आगे पीछे दुम हिलाने लगा। अलबत्ता मेरी तरफ देखकर वो अब भी होले होले गुर्राने लगा था। मकान का दरवाज़ा दूसरी तरफ था। उस तरफ भी खिड़कियां थी। कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनकर अंदर से किसी ने खिड़की खोलकर झांका और फिर खिड़की बंद कर दी। हम मकान की दूसरी तरफ आ गए। एक तरफ मकान से कुछ फासले पर बहुत बड़ा शेड बना हुआ था, जिसमें भूसे की बोरियां और खेतीबाड़ी में इस्तेमाल होने वाले आलात रखे हुए थे। मैं उस शेड की तरफ देख रहा था कि बूढ़ा मकान से निकलकर बाहर आ गया। इसकी उम्र 60 से कुछ ऊपर ही होगी। सफ़ेद नोकदार दाढ़ी, सर के बाल भी बर्फ़ की तरह सफ़ेद थे, जो स्याह कपड़े की टोपी से झांक रहे थे। उस बूढ़े ने बड़ी गर्मजोशी से हमारा इस्तकबाल किया और हमें अंदर ले गया। अंदर एक अधेड़ उम्र औरत ने हमारा इस्तकबाल किया। उसकी उम्र 40 और 45 साल के दरमियान रही होगी। ढीला ढाला सा लिबास पहन रखा था। सर पर स्याह रंग का एक तुकोना स्कार्फ बंधा हुआ था। उम्र से कतई नज़र जिस्मानी तौर पर वो खासी पुरकशिश थी। वो हमें उस मकान के एक ऐसे कमरे में ले आए जहाँ फर्श पर भेड़ के बालों से बने गद्दे बिछे हुए थे। एक तरफ 7-8 साल का एक बच्चा सो रहा था। उसके चेहरे पर बड़ी मासूमियत थी। एक तरफ आतिशदान में आग रोशन थी। करीब ही चाय की एक केतली रखी हुई थी और प्यालों में चाय भी मौजूद थी। मेरा ख्याल है कि वो दोनों हमारे आने से पहले चाय पी रहे थे। हम उनके साथ आतिशदान के सामने गद्दे पर बैठ गए। औरत ने हमारे सामने प्यालियां रखकर उनमें चाय उंडेल दी। हमारा यहाँ जिस तरह इस्तकबाल हुआ था, उससे मुझे अंदाज़ा लगाने में दुश्वारी नहीं आई थी कि कमांडर रशीद उन लोगों के लिए अजनबी नहीं था। कमांडर रशीद ने मेरा भी उनसे तारुफ करा दिया और मुझे ये जानकर हैरत हुई कि वो बूढ़ा मेरे वालिद मौलवी रसूल बख्श को बहुत अच्छी तरह जानता था। बहुत अरसा हो गया रसूल बख्श से मिले हुए। उसने गहरा सांस लेते हुए कहा, अब तो बूढ़ा हो गया होगा मेरी तरह। जी हाँ, आपने ठीक कहा, मैंने जवाब दिया। हमने 9वीं और 10वीं जमातें श्रीनगर के मुस्लिम हाई स्कूल में इकट्ठे ही पढ़ी थी। बूढ़े ने कहा, इसके बाद मैं दिल्ली चला गया और वो सोपुर का होकर रह गया। मेरा ख्याल था कि मैं दिल्ली में रहकर आला तालीम हासिल करूंगा, लेकिन यहाँ एक हादसे में मेरे वालिद का इंतकाल हो गया और मुझे वापस आना पड़ा। इसके बाद भी रसूल बख्श से चंद मुलाकातें हुई थीं, मगर अब तो कई बरसों से हमने एक दूसरे को देखा भी नहीं है। वो अब्दुल गनी था। देर तक पुराने वक्तों की यादें ताज़ा करता रहा। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो मैं तुम्हारी उम्र का था। वो मेरी तरफ देखते हुए कह रहा था, कश्मीरी मुसलमान पाकिस्तान से इल्हाक करना चाहते थे, मगर महाराजा गुलाब सिंह तो कश्मीर का सौदा पहले ही कर चुका था। अगर कश्मीर के मुसलमानों में उस वक़्त इत्तेहाद होता तो आज कश्मीर और जम्मू भी पाकिस्तान का हिस्सा होता। मगर बाज़ कश्मीरी लीडर ही गद्दार निकले। अपने ज़ाती मफाद और इक़्तिदार के लिए वो हिंदू मुस्लिम भाई भाई के नारे लगाते और हिंदू लीडरों की चापलूसी करते रहे। उन कश्मीरी मुसलमान लीडरों की गद्दारी की वजह से आज ये वादी जल रही है। ये तो नस्ल दर नस्ल गद्दार हैं। इनकी औलाद आज भी अपने इक़्तिदार के लिए हिंदुओं की ग़ुलामी कर रही है। वो कश्मीर के सादा लोग मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं, मगर कश्मीरी अब बेदार हो चुके हैं। अब वो किसी फ्रेब में नहीं आएंगे। अब तो आज़ादी से कम किसी
किसी बात पर समझौता नहीं होगा। मुझे खुशी है कि तुम जैसे नौजवान आज़ादी की इस तहरीक में शामिल हैं। जज्बा जिंदा हो तो मंजिल तक पहुंचना मुश्किल नहीं होता। अब्दुल गनी के बारे में इंकशाफ हुआ कि वो खुद भी माजी में तहरीक आज़ादी का सरगर्म कारकुन रह चुका है। उसके जिस्म पर ज़ख्मों के कई निशानात हैं। तहरीक की सरगर्मियों में हिस्सा लेते हुए वो कई मरतबा पकड़ा गया था, बेपनाह तशद्दुद बर्दाश्त किया था, मगर अपने काज से गद्दारी नहीं की थी। अब्दुल गनी में भाग दौड़ की शक्कत न रही तो उसने अपने 2 जवान बेटे तहरीक के सुपुर्द कर दिए। दोनों कई बरसों तक भारतीय भेड़ियों के खिलाफ बरसरे पैकार रहे। चंद साल पहले बड़ा बेटा एक छापामार कार्रवाई में शहादत के रुतबे पर फाइज हुआ और 3 साल पहले छोटा बेटा भी ऐसी ही एक कार्रवाई में वतन की आन पर कुर्बान हो गया। सकीना अब्दुल गनी की बहू थी और बिस्तर पर गहरी नींद सोया हुआ 6 साल की उम्र का वो बच्चा उसका पोता था। अब्दुल गनी बड़ी बेचैनी से उस वक़्त का इंतज़ार कर रहा था जब अपने पोते के हाथ में बंदूक थमाकर भारतीय गासपों के गंदे वजूद से इस धरती को पाक करने के लिए अपनी दुआओं के साये में रुखसत कर सके। चाय पीने की थोड़ी देर बाद सकीना ने नाश्ता बना दिया। इस दौरान वो बच्चा भी जाग गया था। सकीना उसे उठाकर बाहर ले गई। वो 15 मिनट बाद उसे मुंह धुलाकर वापस ले आई। अब्दुल गफूर नाम का वो बच्चा कमांडर रशीद से भी खासा बेतकल्लुफ़ था। वो इसके पास बैठकर नाश्ता करने लगा। रात भर जागने और भाग दौड़ में मैं बुरी तरह थक गया था। नींद के झोंके आ रहे थे मगर मैं बड़ी मुश्किल से आंखें खोले बैठा था। ये मेरी ज़िंदगी का खौफनाक तरीन तजुर्बा था। मुजाहिदीन और भारतीय फ़ौजियों की झड़पों के बारे में तो आए दिन सुनता ही रहता था। ये भी पता चलता रहता था कि किस झड़प में कितने भारतीय फ़ौजी मुजाहिदीन के हाथों जहन्नम वासिल हुए और कितने मुजाहिदीन शहीद हुए। और गुज़श्ता रात मैं खुद एक ऐसी छापामार कार्रवाई में शरीक था जिसके बारे में खबर वादी में फैल गई होगी। हमने भारतीय फ़ौज के उस काफ़िले को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया था। गोला बारूद के लदे हुए 4 ट्रक तबाह हुए थे और कम से कम 24 फौजी थे जो सब के सब ख़त्म हो गए थे। मुमकिन है 1-2 फौजी बच भी गए हों। मैं अपने आप में फ़ख्रो इंसबात की एक अजीब सी कैफियत महसूस कर रहा था कि किसी छापा मार कार्रवाई में हिस्सा लेने का ये मेरा पहला मौका था। मेरे चारों तरफ मौत बरस रही थी और मैंने किसी बुज़दिली का मुजाहिरा नहीं किया था। ट्रक ड्राइवर पहला भारतीय फौजी था जो मेरी गोलियों का निशाना बना था और फिर मेरे फेंके हुए हैंड ग्रेनेड ने ट्रक से मुजाहिदीन पर फायरिंग करने वाले कई फौजियों को मौत की नींद सुला दिया था। तुम्हें नींद आ रही है? सकीना मेरी तरफ देखते हुए बोली। मेरे साथ ऊपर आओ, ऊपर कमरा खाली है, आराम से सो जाना। मैंने कमांडर रशीद की तरफ देखा और उठकर सकीना के साथ चल पड़ा। मैंने अपनी राइफल भी उठा ली थी। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां मकान के अंदर ही थी। सकीना मुझे जिस कमरे में ले आई उसकी खिड़कियां मशीक की तरफ थी जो खुली हुई थी और बाहर धूप चमक रही थी। मैं बहुत थका हुआ था, बिस्तर पर गिरते ही सो गया। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैं कितनी देर तक सोया होऊंगा कि सकीना ने मुझे झंझोड़ कर जगा दिया। उठो जल्दी करो, वो मेरे बाजू से पकड़कर उठाते हुए चीखी। वो दरिंदे इस तरफ आ रहे हैं। मैं एक झटके से उठ गया। खिड़की के बाहर देखा तो बहुत दूर एक टीले की ढलान से धूल उड़ती नजर आ रही थी। वो 2 जीपें थी जो धूल उड़ाती हुई टीले की ढलान से उतर रही थी। मेरे ख्याल में फासला निसफ मील से कुछ ज्यादा ही था। मैंने जल्दी से अपने जूते पैरों में फंसाए, बेल्ट उठाकर कमरे से बांधा और राइफल उठाते हुए सकीना के साथ दरवाजे की तरफ लपका और तेजी से सीढ़ियां उतरने लगा। जब हम मकान से बाहर निकले तो कमांडर रशीद और बूढ़ा अब्दुल गनी सामने वाले शेड में एक जगह रखी हुई भूसे की बोरियां हटा रहे थे। सकीना भी इनकी मदद करने लगी। मैं इधर उधर देख रहा था। भूसे की बोरियों के नीचे एक तख्त था जिसे अब्दुल गनी और कमांडर रशीद ने हटा दिया। उस तख्ते के नीचे तंग सी सीढ़ियां थी। पहले मैं नीचे उतरा और फिर कमांडर रशीद अंदर आ गया। अब्दुल गनी ने तख्ता ऊपर रख दिया और फिर शायद वो और सकीना भूसे की बोरियां तख्ते के ऊपर रखने लगे। तहखाना बहुत बड़ा था और ये जगह भी कमांडर रशीद के लिए अजनबी नहीं थी क्योंकि सीढ़ियों से उतरते ही उसने एक तरफ रखी हुई लालटेन जला दी। हम दोनों तहखाने के आखिरी हिस्से में चले आए। यहाँ असले से भरी हुई 7-8 पेटियां देखकर मेरी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। हम दोनों एक बार फिर सीढ़ियों के करीब आकर खड़े हो गए। राइफलें हमारे हाथों में तैयार थीं। कमांडर रशीद के कहने के मुताबिक ये तहखाना अगरचे महफूज था लेकिन मैं समझता था कि अगर भारतीय फौजियों को इसका पता चल गया तो हमारे लिए चूहेदान साबित होगा। बंद होने की वजह से इस तहखाने में घुटन का एहसास नहीं था। कहीं न कहीं हवा की आमदोरफ्त का रास्ता ज़रूर था। तकरीबन 2 घंटे गुजर गए। बाहर की कोई आवाज़ हमें सुनाई नहीं दे रही थी। कुछ पता नहीं था कि ऊपर क्या हो रहा है और फिर अपने सिरों पर आहट सुनकर हम चौंक पड़े। हम दोनों ने सीढ़ियों की दूसरी तरफ पोजीशन संभाल ली। मैं दीवार के साथ चिपका खड़ा था। मेरी राइफल का रुख ऊपर की तरफ था। आहट की आवाज़ें बढ़ती जा रही थीं। इसके साथ ही मेरे दिल की धड़कन भी तेज़ हो रही थी। राइफल पर मेरी गिरफ्त सख्त हो गई। उंगली ट्रिगर पर जमी हुई थी और नज़रें ऊपर तख्ते पर थी। तख्ता आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह से हरकत करने लगा और फिर सकीना की आवाज़ आई, बाबा तुम छोड़
जो मैं उठा रही हूँ इसकी आवाज़ पुरसुकून थी, जिसका मतलब था कि ऊपर सूरत हाल नॉर्मल थी और ख़तरे की कोई बात नहीं थी। तख्ता ऊपर से पूरी तरह हट गया और रोशनी अंदर तक आई। बाहर आ जाओ, वो लोग चले गए। सकीना की आवाज़ सुनाई दी। मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया और राइफल पर गिरफ्त ढीली पड़ गई। कमांडर रशीद ने मुझे इशारा किया। मैं दौड़कर लालटेन उठा लाया और इसे सीढ़ियों के करीब रख दिया। हम दोनों बाहर आ गए। तख्ता बराबर करके उस पर एक बार फिर भूसे की बोरियां रख दी। अब्दुल गनी और सकीना की हालत देखकर मैं चौंके बगैर नहीं रह सका। अब्दुल गनी की दाएं आंख के नीचे स्याह धब्बा सा नजर आ रहा था। सकीना की कमीज दाएं कंधे से फटी हुई थी और उसका एक जबड़ा भी सूजा हुआ था। मुझे समझने में देर न लगी कि हमारे बारे में पूछने के लिए उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। अब्दुल गफूर कहाँ है? मैंने बेख्तियार पूछा और इधर उधर देखने लगा। वो महफूज है बेटा, तुम इसकी फिक्र मत करो, अब्दुल गनी ने जवाब दिया। हम मकान के अंदर दाखिल हो गए। अब्दुल गनी हमें उन फौजियों के बारे में तफसील से बताने लगा। इन फौजियों को ऐसे अगरवादियों यानी दहशतगर्द की तलाश थी जिन्होंने गुज़श्ता रात श्रीनगर गुलमर्ग हाईवे पर एक कानवाई पर हमला करके एक मेजर समेत 29 फौजियों को हलाक किया और गोला बारूद के 4 ट्रकों को तबाह कर दिया था। मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया। उस काफिले में 24 फौजी शामिल थे और 5 ड्राइवरों को मिलाकर उनकी तादाद 29 हो जाती थी, जो सब के सब जहन्नम वासिल हो चुके थे। हमारा कोई मुजाहिद ना तो जख्मी हुआ था न शहीद। कमांडर रशीद ने काफिले पर हमले की प्लानिंग इस तरह की थी कि हमारे किसी आदमी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था और मुझे यकीन था कि वो सब के सब महफूज ठिकानों पर पहुंच चुके होंगे। लेकिन ये भारतीय परिंदे जिस तरह हमारी तलाश में बस्तियों में घूम रहे थे, इससे मैं अंदाज़ा लगा सकता था कि कई बेगुनाह उनके हाथों मारे जाएंगे। ये बूढ़ों, बच्चों और औरतों को भी नहीं बख्शेंगे, उन्हें भी तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा। अब्दुल गनी और सकीना की मिसाल तो मेरे सामने थी। इन्हें मारा पीटा गया था। सकीना की ज़ुबान पर हरफ़े शिकायत तक नहीं आया था। तकरीबन आधे घंटे बाद अब्दुल गफूर भी आ गया। वो ज़हीन बच्चा था। भारतीय फौजियों की आमद पर सकीना ने उसे खेतों की तरफ भगा दिया था और वो अपने कुत्ते के साथ 2.5-3 घंटों तक खेतों में छुपा रहा था। अब्दुल गनी की अपनी ज़िंदगी जिहाद करते हुए गुजरी थी। उसने अपने 2 बेटे भी वतन की आज़ादी के लिए कुर्बान कर दिए थे। उसका जज्बा जिहाद अब भी कम नहीं हुआ था। वो मुजाहिदीन को पनाह देता रहता था और हर मुमकिन तौर पर उनकी मदद करने की कोशिश करता था और अपने शेड वाले तहखाने में असला भी जमा करता रहता था, जो वक्तन फ़वक्तन मुजाहिदीन तक पहुँचा दिया जाता था। हमें 3 दिन तक वहाँ रहना पड़ा। इस दौरान में उस तरफ आने वाले मुख्तलिफ लोगों से हमें खबरें मिलती रहीं। इस मौके में हिस्सा लेने वाला कोई भी मुजाहिद तो भारतीयों के हाथ नहीं आया था। अलबत्ता भारतीय दरिंदे बेगुनाहों को जुल्म तशद्दुद का निशाना बनाते रहे और फिर चौथे रोज़ हमें यह अफसोसनाक इतला मिली कि श्रीनगर से 5 मील दूर एक छोटी सी बस्ती में कमांडर फैज़ अली और उसके 2 साथी भारतीय फौजियों के साथ एक झड़प में शहीद हो गए थे। शहादत से पहले उन्होंने मुकाबला करते हुए 8 भारतीय फौजियों को जहन्नम रसीद कर दिया था। भारतीय फौजी वो भेड़िए थे जिनके मुंह को इंसान का खून लग चुका था और वो वादी कश्मीर में इंसानों का शिकार खेल रहे थे। लेकिन मेरे ख्याल में अब वो वक्त ज़्यादा दूर नहीं रहा जब वादी को उनके गंदे वजूद से पाक कर दिया जाएगा। इस दौरान 2 दिन और गुजर गए। अब फौजियों से मुजाहिदीन की झड़पें अनगिनत नाग और पहलगाम की तरफ हो रही थी। वो इलाके श्रीनगर की दूसरी तरफ थे। गुलमर्ग की तरफ कदरे सुकून हो गया था। मुझे घर से निकले हुए 2-3 हफ्ते हो चुके थे और अब मुझे घर की याद सताने लगी। कमांडर रशीद ने भी मेरी इस कैफियत को भांप लिया था। अब इस तरफ के हालात कदरे पुरसुकून थे। एक रोज़ कमांडर रशीद ने मुझसे कहा, तुम सोपुर चले जाओ, तुम्हारी ज़रूरत होगी तो तुम्हें पैगाम भेज दिया जाएगा। और फिर अगले रोज़ मैं सुबह सवेरे ही खच्चर पर सवार होकर वहाँ से रवाना हो गया। मैंने राइफल और हर वो चीज़ वहीं छोड़ दी जिससे मेरा मुजाहिदीन से कोई ताल्लुक साबित हो सकता। मैंने अब्दुल गनी के दिए हुए ढीले ढाले से कपड़े पहन रखे थे और हुलिये से मैं कोई काश्तकारी ही लगता था। वहाँ से तकरीबन 8 मील दूर एक बस्ती में पहुँचकर मैंने सलमान अहमद नामी उस आदमी को तलाश किया जिसके बारे में अब्दुल गनी ने बताया था। मैंने खच्चर उसके हवाले कर दिया और तकरीबन 1 घंटे बाद गुलमर्ग की तरफ जाने वाली बस पर सवार हो गया। 2 घंटे बाद मैं गुलमर्ग पहुंच गया, लेकिन उस रोज़ मैं आगे न जा सका। अब्दुल गनी ने मुझे गुलमर्ग के एक दुकानदार का पता बताया था। शहर की आधी से ज़्यादा दुकानें बंद थीं। हमीद नामी उस शख्स की दुकान भी बंद थी, मगर एक आदमी ने मुझे उसके घर पहुंचा दिया। हमीद ने मुझे सुबह आगे नहीं जाने दिया। आगे कुछ गड़बड़ है, उसने बताया। कदम कदम पर फौजी दंदनाते फिर रहे हैं। तुम आज के दिन यहाँ रुक जाओ, कल सुबह चले जाना। मुझे वो दिन और वो रात भी गुलमर्ग में गुजारनी पड़ी और फिर अगली सुबह मैं बस के ज़रिए सोपुर की तरफ रवाना हो गया। मेरे घर और कस्बे वालों को पता चल चुका था कि 1 हफ्ता पहले मुजाहिदीन की जिस पार्टी ने श्रीनगर गुलमर्ग रोड पर फौजी काफिले को तबाह किया था, उसमें मैं भी शामिल था। मेरे घर वाले तो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। कस्बे के लोग भी चोरी छुपे मेरे घर आकर मेरे वालिदैन को मुबारकबाद देते रहे। 3 दिन सुकून से गुजर गए। मैं भी मामूलात में मसरूफ़ हो गया। चौथे रोज़ 3 मुजाहिदीन हमारे कस्बे में दाखिल हुए। वो बारा मौला की तरफ कोई कार्रवाई करके फ़रार हुए थे। उनकी इस
कार्रवाई में 4 भारतीय फौजी मारे गए थे, जबकि उनका एक साथी भी शहीद हुआ था। मुजाहिदीन को फ़ौरन ही मुख्तलिफ घरों में पहुँचा दिया गया। मैंने भी उनसे जाकर मुलाकात की थी और फिर उस रोज़ असर से ज़रा पहले पूरे कस्बे में ये सनसनीखेज़ खबर फैल गई कि 3 फौजी ट्रक बड़ी तेज़ रफ्तारी से कस्बे की तरफ आ रहे हैं। हमारे कस्बे में भारतीय फौजियों का आना कोई गैर मामूली बात नहीं थी। वो मुजाहिदीन की तलाशी के बहाने यहाँ आते रहते थे और लूट मार करके चले जाते थे। लेकिन आज बात कुछ और थी। 3 मुजाहिदीन कस्बे में पनाह लिए हुए थे, चौथा मैं खुद था। 3 ट्रकों पर फौजियों की तादाद का अंदाज़ा लगाया जा सकता था, लिहाजा उनसे मुकाबले का सवाल ही पैदा नहीं होता था। गाँव वालों के पास असला नहीं था। वो मुजाहिदीन हमारे कस्बे में पनाह लिए हुए थे। उनके पास अगरचे राइफलें मौजूद थी, मगर 3 राइफलें क्या कर सकती थी। 2 फौजी ट्रक कस्बे के बाहर मुख्तलिफ जगहों पर और एक कस्बे के मरकज़ी चौक पर पहुँच कर रुक गया। उस ट्रक से 1.5 दर्जन फौजी उतर कर इधर उधर फैल गए। एक लेफ्टिनेंट ने मेगाफोन पर यह ऐलान किया कि कस्बे में छुपे हुए मुजाहिदीन को उनके हवाले कर दिया जाए, वरना कस्बे को जला कर राख कर दिया जाएगा। तीसरी मरतबा दोहराया जाने वाला ये ऐलान अभी ख़त्म नहीं हुआ था कि किसी मकान की छत से फायरिंग शुरू हो गई। एक फौजी ढेर हो गया, 3-4 जख्मी होकर गिरे, भगदड़ मच गई और फिर भारतीय फौजियों ने भी फायर खोल दिया। वो अंधाधुंध चारों तरफ गोलियां बरसा रहे थे। फायरिंग के साथ चारों तरफ चीखों और आहो फगां की आवाज़ें गूंजने लगी। कस्बे के बाहर से भी फायरिंग की आवाज़ें सुनाई देने लगी थी। मेरे वालिद उससे चंद मिनट पहले ही असर की अजान देने के लिए मस्जिद की तरफ गए थे। मैंने भी घर से निकलकर मस्जिद की तरफ दौड़ लगा दी। अभी मैं मस्जिद के पहलू वाले दरवाजे के करीब पहुंचा ही था कि फिजा अल्लाहु अकबर की सदा से गूंज उठी। मेरे वालिद अजान शुरू कर चुके थे। इस वक्त मस्जिद के मरकजी गेट की तरफ फायरिंग होने लगी। उधर से मैं पहलू वाले दरवाजे से मस्जिद में दाखिल हुआ और इधर 3 भारतीय फौजी जूतों समेत दंदनाते हुए मस्जिद में दाखिल हुए और अंधाधुंध फायर खोल दिया। इस वक्त मस्जिद में 5-6 नमाजी थे। वो गोलियों से छलनी होकर गिरे। एक फौजी ने राइफल का रुख मेरे वालिद की तरफ कर दिया। कई गोलियां उनके जिस्म में पेवस्त हो गईं। वो तेवरा कर गिरे। उनके जिस्म से खून के कई फुआरे फूट रहे थे। उनके मुंह से निकलने वाली आखिरी आवाज़ अल्लाहु अकबर थी। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।